दोस्तों, आज जो इमारत हम देखने वाले हैं उससे बीजापुर या विजयपुरा का नाम जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए। गोल गुंबज। इसे लेकर हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, जिसे सुन के आपको भी लगेगा कि भाई एक बार विजयपुरा होके आना चाहिए। जब कोई बादशाह मसनद पे बैठता है, उसकी एक ख्वाहिश तो होती है कि लोग उसे हमेशा के लिए याद रखें। ऐसा करने का एक तरीका है कि एक ऐसा मकबरा तामीर किया जाए जिससे उसका नाम बन जाए। अब ऐसा मकबरा बनने में वक्त लगता है, इसलिए बादशाह के इंतकाल के पहले ही इस मकबरे पे काम शुरू हो जाता है। मकबरा बनाने में हमेशा एक मुकाबला रहता है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है जो मेरे पहले कभी नहीं बना। मोहम्मद आदिल शाह के ठीक पहले इब्राहिम रोजा बना था, जिसे हमने एक पिछले एपिसोड में देखा है। इसलिए मोहम्मद आदिल शाह को कुछ ऐसा बनाना था जो रोजा के टक्कर में हो। इस वीडियो के अंत तक शायद आप खुद तय कर पाओ कि क्या गोल गुंबज रोजा के टक्कर में बना है कि नहीं। ऐसा नक्काशी काम करना मुश्किल था जो इब्राहिम रोजा से भी बेहतर हो सके। इसलिए मोहम्मद आदिल शाह एक दूसरे पहलू के लिए गए, साइज। गोल गुंबज इतना बड़ा है कि आपको दूर से ही दिख जाएगा, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक आंखों का धोखा। बाहर से आपको गुंबज तो दिखेगा, लेकिन उसके नीचे का जो मकान है वो गुंबज का मकान नहीं है, वो एक नक्कार खाना है जहां साज रखे जाते हैं, और वो इमारत गुंबज के आगे की तरफ है। जैसे जैसे आप गुंबज के करीब जाते हो, गुंबज नीचे की तरफ जाते जाएगा, जैसे कोई सूरज ढल रहा है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसे ऐसा जानबूझ के बनाया गया है ताकि आने वाले को ऐसा भ्रम हो, लेकिन ये भ्रम में आप मत रहना। नक्कार खाना है वो अधूरा है। उसके ऊपर भी एक गुंबज आने वाला था और उसके चार तरफ 4 मीनार। अगर वो बन जाते तो आपको ये भ्रम नहीं होता। गोल गुंबज इतना बड़ा है, लेकिन उसकी दीवार एकदम सीधी सादी है। मुश्किल से आपको थोड़ा बहुत नक्काशी काम मिलेगा। उसमें खिड़कियां भी बहुत कम है। जो थोड़ी बहुत खिड़कियां है वो बस दरवाजे के ऊपर है। खिड़कियां जो है वो जड़ी हुई है कोने के अष्टकोण मीनारों में। और ये केवल मीनार नहीं है, बल्कि इनके अंदर सीढ़ियां है जो आपको 7 मंजिली तक ऊपर लेके जाती है। जब एक मकबरा बनता है, उसके साथ 2 चीजें तो बनती है। एक है मस्जिद और एक है टैंक जिसमें वजू किया जाता है। सबसे पहले हम इसके मस्जिद की बात कर लेते हैं। कई सालों तक ये मस्जिद बतौर एक बंगला इस्तेमाल हो रहा था मुसाफिरों के लिए, इसलिए अब जीर्ण अवस्था में आप अंदर तक जा नहीं सकते। मस्जिद का जो छजा है वो आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। उसके मीनार भी काफी बारीक है और शानदार है। यानी अगर इतना सारा काम गुंबज पे भी करना होता तो वो कर ही सकते थे, कारीगर तो थे उनके पास, लेकिन जानबूझकर गुंबज को बहुत सादा रखा हुआ है। अब टैंक या वजू खाने की बात करें तो यहाँ 2 है, एक मकबरे के ठीक सामने और एक मकबरे और मस्जिद के बीच में।
यहाँ जो कब्रें हैं वो है मोहम्मद आदिल शाह की, उनकी बीवी की, बेटियों की और रंभा नामक प्रेमिका की, जिसकी कहानी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। मोहम्मद आदिल शाह की कब्र आप आसानी से पहचान पाओगे। उसके ऊपर एक लकड़े का शामियाना बना हुआ है। वैसे अब तक आपको कहने की जरूरत भी नहीं है, ये असली कब्र नहीं है, ये सिर्फ सजावटी कब्र है। असली कब्र नीचे तहखाने में है। इतिहासकार जिन्होंने नीचे की कब्र भी देखी है, उनका कहना है कि बाहर की जो सजावटी कब्र है और नीचे की जो असली कब्र है वो ठीक ऊपर नीचे नहीं है, थोड़ी बहुत आगे पीछे है। फर्श पे इस तरह के छेद बनाए हुए हैं ताकि तहखाने से यहाँ तक हवा का आवन जावन बना रहे और यहाँ का तापमान ठंडा रहे। ये कंगनी या छजा है, ये भी कोई आम छजा नहीं है। 11.5 फीट चौड़ा एक स्लैब है ये। उसके नीचे हाथी के आकार के जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं वो भी 7.5 फीट लंबे हैं। यानी सोचिए उनका वजन कितना भारी होगा। जब ये छजा मिला था तब बहुत नाजुक हालत में था, उसके ब्रैकेट्स भी। ये सारे के सारे जीर्णोद्धार के बाद फिर से बनाए गए हैं। क्योंकि नाजुक अवस्था में थे इसलिए पर्यटकों के लिए ये काफी खतरनाक हो सकते थे। मत भूलिए हम जमीन से 90 फीट ऊपर है। ताकि आपको इसके गुंबज की साइज का अंदाजा है, मैं आपको इसका व्यास बता देता हूं। इसकी जो बाहरी दीवार है, नींव से उसकी चौड़ाई है 134 फीट और जो अंदरूनी दीवार है उसका व्यास है 124 फीट और कुछ 5 इंच। यानी इसकी दीवार कुछ 10 फीट चौड़ी है। मैं अगर सो जाऊं अपने हाथ लंबे करके तो भी आराम से फिट हो जाऊंगा। देखने वाली बात यह है कि ये गुंबज इतनी पूर्णता से नहीं बना। इसकी चौड़ाई का अगर आप अलग अलग जगह से नाप लोगे तो आपको अलग अलग नाप मिलेगा, कुछ इंचेस का फर्क होगा। हाँ, लेकिन इतने सालों बाद इतना बड़ा गुंबज वैसे का वैसा है। एक गूंज के लिए जो सबसे अच्छी सतह होती है वो होनी चाहिए कड़क, घनी और चिकनी। यानी कि दूसरी बात, गूंज के लिए दो सतह के बीच अंतर चाहिए। यहां गुंबज का व्यास है 124 फीट और नीचे से इसकी लंबाई है 197 फीट। यानी गूंज तो आनी ही है। अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद शाह इस तरह का फुसफुसाने वाला गलियारा बनाना चाहते थे? तो जवाब है ना। वो सिर्फ एक बड़ा गुंबज बनाना चाहते थे, साथ में ये अजूबा हाथ लग गया।
अब आपको एक छोटा सा प्रदर्शन देता हूं। माइक और कैमरा इस तरफ होंगे, मैं दूसरी तरफ जाके आवाज निकालता हूं। देखते हैं आप तक आवाज पहुंचती है कि नहीं। हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3। आशा करता हूँ आवाज आप तक पहुंचती होगी। अब आपको रंभा की कहानी बता देता हूं। रंभा मोहम्मद शाह की मनपसंद प्रेमिका थी। एक दिन फुसफुसाते गलियारे में मोहम्मद शाह ने उसे कहा, क्या तुम ऊपर से मेरे लिए कूद के जान दे सकती हो? तो उसने कहा हाँ, और उसने ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी। अब कहानी इतनी कम समझ है कि ये गलत ही हो सकती है। गुंबज की बाहर की छत से आपको बीजापुर के कुछ नामी इमारत दिखेगी। अब जितनी मैं पहचान सकता हूं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दूर मुझे इब्राहिम रोजा का गुंबज दिख रहा है। थोड़ा आगे आके आसार महल है। फिर जोड़ गुंबज के 2 गुंबज दिख रहे हैं। यहां दूर छोटा गुंबज या आइनुल मुल्क की कब्र भी दिख रही है। इस तरफ जामिया मस्जिद का गुंबज मुझे दिख रहा है। वैसे इनमें से कई इमारतों पे हमने एपिसोड्स भी बनाए, हमारे चैनल पे उन्हें भी जरूर देखना। दुनिया में जितने फ्री स्टैंडिंग डोम्स है, यानी वो गुंबज जिनका कोई आधार नहीं है, उनमें से सबसे बड़ा है सेंट पीटर्स बसाइलिका का डोम जो रोम में है, और 2 नंबर पे है ये गोल गुंबज। लेकिन गुंबज इतना बड़ा बना कैसे है? मैं इसका विज्ञान आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। ये गुंबज जो है वो इंटरलॉकिंग कमानों पे खड़ा है। अब एक कमान कैसे बनी, उसकी भी एक खास तकनीक है। हम जिस कमरे में खड़े हैं वो एक चौकोन कमरा है, और चौकोन के 4 कोने हैं, ए, बी, सी और डी। चौकोन की हर साइड को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए, यानी हो गए 8 पॉइंट। इन 8 पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, Q, R, S, T, U, V और W। अब जो 8 पॉइंट बने हैं उनमें से ऑल्टरनेट पॉइंट्स को कमानों से जोड़ दीजिए, यानी P, R, T, V और Q, S, U, W। अब जब आप ऊपर से देखते हो आपको 2 और चौकोन दिखेंगे, और गुंबज इन चौकोन पे खड़ा है। इन 2 चौकोनों के बीच जो जगह होगी ये तय करेगा कि गुंबज का व्यास कितना होगा। अब कमानों के बीच जो एक त्रिकोण जैसा बनता है उसे पेंडेंटिव कहते हैं, और कमान और पेंडेंटिव ये 2 मिलके
पूरे गुंबज का वजन उठाएंगे। और बस इतना ही नहीं, जिस पत्थर पे ये इमारत खड़ी है वो पत्थर भी बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी ये इतनी बड़ी इमारत का वजन झेल पाएगा। और दूसरी बात, इसका जिक्र हमने इब्राहिम रोजा के एपिसोड में भी किया था कि जो मोर्टार यानी गाड़ा होता है, इन सारी चीजों को जोड़ने के लिए वो बहुत अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, तभी इन सारी चीजों को वो जोड़ पाएगा। तो ये सारी चीजें मिलके बनता है ये गोल गुंबज। जो दक्षिणी दरवाजा है उसके अंदर की तरफ कुछ फारसी में लिखा हुआ है, जिससे हमें मोहम्मद आदिल शाह के इंतकाल का साल पता चलता है। कोई आंकड़ा नहीं लिखा, फिर भी हमें साल के बारे में पता चलता है। कैसे? क्योंकि ये एक क्रोनोग्राम है। अब क्रोनोग्राम क्या होता है मैं एक आगे वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। जो फारसी लिखाई है वो एक समय में लैपिस लाजुली यानी लाजवर्द से सजाई गई थी, तब वो और भी खूबसूरत लगती होगी, लेकिन अब वो रही नहीं है। गुंबज को लेकर दो बातें हैं जिसका सत्य मैं ठीक ठीक ढूंढ नहीं पाया हूं। पहला, कहते हैं कि इस गुंबज का आर्किटेक्ट है दाबुल के याकुत। अब ये नाम एएसआई की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जिस किसी भी इतिहासकार को पढ़ा है उनमें से किसी ने भी ये नाम नहीं लिया। तो फिर इस नाम का स्रोत क्या है? गुंबज के साथ ये नाम कैसे जुड़ा? अगर आप जानते हो, आपके पास कोई स्रोत है, तो कमेंट्स में डाल के मुझे जरूर बताइए, मैं जानना चाहूंगा। दूसरी कहानी एक पत्थर को लेके है जो उसके दरवाजे के ऊपर जंजीर से लटक रहा है, छज्जे से। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको वो दिखेगा भी नहीं। ये पत्थर एक मीटियोराइट है जो यहीं कहीं पास में पाया गया था। इस पत्थर को बिजली पत्थर कहते हैं, इसलिए कहानी और आगे बढ़ी है। कहते हैं कि ये पत्थर गुंबज को बिजली से बचाता है। अब ये कैसे हो सकता है? एक पत्थर कैसे बचा सकता है इतनी बड़ी इमारत को बिजली से? फिर कहते हैं कि ये पत्थर नसीब लाता है। अब जब ये गुंबज बना उसके 30 साल बाद आदिल शाही तो खत्म हो गई, तो नसीब उनको नसीब ही नहीं हुआ। गुंबज के ऊपर जो आपको लकड़ी जैसा कुछ दिख रहा है वो हमेशा से था नहीं। उसके ऊपर एक 8 फुट का शिखर हुआ करता था जो सोने से जड़ा था। कहा जाता है कि उसे सातारा के राजा गुलबर्गा लेके गए और वहां पीर ख्वाजा बंदा नवाज के मकबरे पे सजा दिया। नक्कार खाना अब एक संग्रहालय में तब्दील किया गया है। जब संग्रहालय बना तब नए जमाने की खिड़कियां डालनी पड़ी। खिड़कियों के ऊपर जो डिजाइन है वो आसार महल की पश्चिमी दीवार पे जो डिजाइन है वहां से ली गई है। संग्रहालय में जाने का शुल्क है 5 रुपए, जो आपको ऑनलाइन अदा करना पड़ेगा। संग्रहालय की आपको मैं कुछ झलकियां दिखा देता हूं। बाहर ही अलग अलग किस्म की तोप रखी हुई है, जिन्हें देख के मुझे याद आया कि हमारा बीजापुर की बड़ी तोपों पे एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है, उसे भी जरूर देखना। आपको एक सुझाव देता हूं, अगर आपको फुसफुसाते गलियारे का फायदा लेना है तो सुबह 6 बजे आ जाइए, वरना फुसफुसाता हुआ गलियारा चीखने चिल्लाने का गलियारा बन जाता है। एपिसोड में जानकारी के लिए
आभार है हेनरी कजिन्स को उनकी बीजापुर की किताब के लिए। अगर एपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और लाइक का बटन दबा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।